मंदिर का प्रधान सी के सामने झुककर कहता है, युवराज मैं किसी को भेजने वाला था आपको खबर देने के लिए। सी कहती है, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, हटिए मुझे देखने दीजिए। इस खून के साथ कुछ तो दिक्कत है। सी को उस लाल रंग को छूते हुए देखकर प्रधान एकदम से घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, युवराज इसे छुइए मत, ये जहरीला हो सकता है। सी हंसकर कहती है, अगर ये जहरीला होगा तो आपकी तो इच्छा पूरी हो जाएगी, भला एक नाकारा युवराज के मरने पर किसको अफसोस होगा। प्रधान शर्मिंदा होते हुए कहता है, नहीं अब ऐसे तो मत कहिए। सी जब उस लाल रंग का निरीक्षण करती है तो चौंक जाती है और मन में कहती है कि ये एक इंसान का खून है। क्या राजमहल में कहीं किसी की मौत हुई है? सी पूछती है कि इसके बारे में कब पता चला, तो कर्मचारी बताता है कि सुबह 7:45 पर पता चला जब मैं सफाई करने के लिए आया था। मैंने यहाँ पर बहुत सारा खून देखा और साथ में ब्लड जेड भी पड़ा हुआ था जमीन पर। मैं तो इतना ज्यादा डर गया था कि डर के मारे मेरी टांगे कांप रही थी। सी कहती है, रुई हमारे पास पहले ही बहुत कम सुराग हैं, जेड के सारे टुकड़े मेरे महल ले जाओ। रुई कहती है जी, और उनका ध्यान पड़ता है जब प्रधान और कर्मचारी यू को प्रणाम करते हैं और यू हंसकर सी से कहता है, युवराज काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, क्या आपको मेरी याद आई? उन दोनों को ऐसे देखकर रुई, प्रधान और कर्मचारी तीनों के मुंह हैरानी से खुले के खुले रह जाते हैं और वो मन में कहते हैं, राजकुमार रजंट और युवराज का रिश्ता इस प्रकार का है। सी भी ड्रामेबाजी की उस्ताद बनते हुए कहती है, मैं भी तो आपसे यही पूछना चाहता था, आजकल आपको तो मेरी याद आती ही नहीं। जो एकदम हक्का बक्का रह गया था वो शर्माते हुए मन में कहता है, युवराज कितने बहादुर हैं, उन्होंने खुलेआम ऐसी बात कही। और सी उसे चिढ़ाते हुए मन में कहती है, यू मोरोंग तुम हर बार मुझे इस तरह से अपनी बातों में फंसा नहीं सकते। यू कहता है, मैंने आपको सच में बहुत ज्यादा मिस किया। यू सी को गले लगा लेता है और सी मन में कहती है, ठीक है तुम खेलना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। और कहती है, मैंने तो आपको दिन रात मिस किया, इतना ज्यादा कि मुझे तो रात को नींद भी नहीं आती थी। यू सी के कान के पास जाकर धीरे से कहता है, मैं तो चाहता हूँ कि हमारा बिस्तर एक ही हो और मैं हर समय आपके साथ रहूं। सी को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, वो घबरा रही थी। वो यू को दूर धकेल कर मन में चिल्लाकर कहती है, यू मोरोंग तुम एक नंबर के कुत्ते कमीने हो। अपनी घबराहट को छुपाते हुए यू से दूर जाते हुए सी कहती है, राजकुमार मजाक बंद कीजिए, आपका इस खून और ब्लड जेड के बारे में क्या विचार है? और इसी के साथ हम इस खेल के विजेता की घोषणा कर देते हैं, वो है यू मोरोंग। यू कहता है, इस खून का रंग बहुत ही चमकीला है, बिल्कुल खून ताजा है और इस बात में कोई शक नहीं कि इंसानी खून है। सी कहती है कि खून की मात्रा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2 लोगों का खून है, जिसका मतलब है कि कम से कम 2 लोगों की मौत हुई है। यू तुरंत आदेश दे देता है लाशों की खोज करने का और विंग आदेश स्वीकार कर देता है। पर इस आदेश को सुनते ही प्रधान के साथ खड़ी हुई दासी अचानक से हंसने लग जाती है। शैतानी हंसी हंसते हुए वो लड़की कहती है, जब भी ब्लड जेड नजर आएगा दुनिया बर्बाद हो जाएगी, विपता आ रही है। ये कहते हुए वो सी पर हमला कर देती है और यू तुरंत सी के आगे आ जाता है उसको बचाने के लिए। जो तुम कभी शन को बचाते हो, कभी सी को बचाते हो, तुम राजकुमार रजंट हो या इनके पर्सनल बॉडीगार्ड। प्रधान तुरंत पहरेदारों को आवाज लगाता है कि युवराज पर हमला हो गया है। यू उसे जोरदार लात मारता है जिस कारण वो गिर जाती है और पहरेदार तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। वो हंसते हुए सी से कहती है, तुम हो असली विपता, तुम मनहूस हो, अपशगुन हो। प्रधान पूरी तरह से घबराया हुआ था और कहता है, आप दोनों ठीक हैं? यू सी को पकड़कर कहता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। युवराज आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? यू को तो इसको पकड़ने का बहाना चाहिए, बात बात पर पकड़ देता है। सी मन में कहती है, ये मेरे बहुत ज्यादा पास आ गया है। और यू से दूर होते हुए कहती है, अगर मुझे कोई चोट लगी भी है तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं। यू हंसकर कहता है, अगर आपको चोट लग गई तो मुझे बहुत चिंता होगी, आप बहुत ही नाजुक और कमजोर दिखते हो, मैं क्या करूं, मुझे चिंता हो ही जाती है। से खुद को बहुत ही शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी पर अंदर से उसे आग लगी हुई थी। वो मन में कहती है, यू मोरोंग। इतने में वहां पर दवाइयों का माहिर जीजान शन आ जाता है और वो उन्हें प्रणाम करता है। उसे देखकर अचानक से सी का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश होकर उससे चिपकते हुए कहती है, ओ श्रीमान शन, आइए आइए, चलिए एक साथ बाजार चलते हैं। हाँ? शन कहता है, ठीक है। और बेचारा वो कह सकता था पर यू को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो तुरंत सी को कंधे से पकड़ रोकते हुए कहता है, युवराज आप और श्रीमान शन कहाँ जा रहे हो? मुझे आपकी सुरक्षा की चिंता हो रही है, मैं इस तरह आपको खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। सी बेबस थी, इन हालातों में कुछ नहीं कर सकती थी मन में चिल्लाने के अलावा, इसलिए वो मन में चिल्ला देती है, यू मोरोंग। और इतने में शन उनके सामने टूटे हुए ब्लड जेड के टुकड़े कर देता है।
युवराज और मैं पता करने जा रहे हैं इस ब्लड जेड के बारे में कि ये कहाँ से आया है। यू कहता है मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगा, मुझे युवराज की सुरक्षा करनी है और साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी मुझसे जो मेरा है वो छीन ना पाए। शन झिझकते हुए हंसकर कहता है आप पक्का मजाक कर रहे हैं ना? देखिए यू मजाक कर रहा है या फिर सच बोल रहा है, इस बात के लिए तो बहुत लोगों में कंफ्यूजन हो रखी है। सी कहती है ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। और मन में कहती है यू मोरोंग कब से इतना चिपकू हो गया। वो लोग एक जेड की दुकान पर पहुंचते हैं और दुकानदार से पूछते हुए सी कहती है क्या आपने इस तरह का जेड किसी को बेचा है? ब्लड जेड को देखकर दुकानदार तुरंत घबराकर कहता है सर ये ब्लड जेड है और हम इस तरह के जेड अपनी दुकान में रखते ही नहीं, बेचना तो दूर की बात है। शन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि आप जेड का धंधा करते हैं और आपने कभी जेड खरीदा और बेचा ही नहीं। वो दुकानदार चिल्लाकर कहता है मुझसे सवाल पूछना बंद करो और तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसका गिरेबान पकड़कर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बात करने की? हम तीनों राज दरबार के उच्च अधिकारी हैं, मैं राजकुमार रेजेंट और ये युवराज, और हम यहाँ एक खास मामले की जांच करने आए हैं। शन का कौन बताएगा? दुकानदार कहता है शांत हो जाइए, मैं बताता हूँ। ब्लड जेड को लाशों के साथ ताबूत में रखकर दफनाया जाता है और इस तरह के जेड अक्सर लाश के मुंह में रखे जाते हैं ताकि वो मरे हुए इंसान की सारी ऊर्जा खुद में समा ले। और ऐसा माना जाता है कि कहीं पर अगर ब्लड जेड दिखाई दे तो वहाँ पर जरूर किसी न किसी की मौत होगी और बहुत बड़ी विपदा आएगी जो पूरी की पूरी मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक होगी। सी कहती है क्या जेड में से खून भी निकलता है? तो दुकानदार कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये एक पत्थर है, इसमें से खून निकल ही नहीं सकता। इसके रंग के कारण इसका नाम ब्लड जेड है, इसका खून से कोई लेना देना नहीं। अगर इसमें से खून निकलेगा तो ये तो खुद में ही शैतान होगा, कोई पत्थर नहीं। वो लोग दुकान से बाहर आ जाते हैं और सी कहती है हमें जांच जारी रखनी होगी। ये अचानक से मौसम क्यों बदल गया, इतनी गर्मी कैसे हो गई? शन मन में कहता है युवराज सच में बहुत ही आकर्षक नजर आते हैं, बिल्कुल एक खूबसूरत प्यारी लड़की की तरह। यू आकर कहता है श्रीमान शन आप कहाँ देख रहे हैं? ऐसा क्या है आकर्षण जिस पर आपकी आंखें तब से टिकी हुई हैं? शन हंसते हुए कहता है राजकुमार मैं तो बस। शन घबराया हुआ था और यू बहुत गुस्से में था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही टोक कर कहता है आपको नहीं पता युवराज लड़के हैं तो उन्हें इतना घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? शन बात को बदलते हुए कहता है राजकुमार मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपको युवराज की इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या आपको युवराज पसंद है? यू कहता है श्रीमान शन अपनी जुबान को लगाम दीजिए। सी अचानक से रुककर पूछती है आप लोग क्या बातें कर रहे हो, मुझे एक नई दुकान मिली है। तो दोनों मुकर जाते हैं और कहते हैं नहीं कुछ खास नहीं। दुकानदार जेड को देखकर कहता है ये जेड बहुत ही बढ़िया है, टॉप क्वालिटी का है, हमारे देश में इस तरह का जेड पाया ही नहीं जाता। ऐसे हमको ये समझ नहीं आई कि ये जेड की तारीफ कर रहा था या फिर देश की बेइज्जती। सी कहती है इसका मतलब ये सब अफवाहें विदेशी फैला रहे हैं और साथ में वो राजसी लोगों को भी इस सब में उलझा रहे हैं। रास्ते में सी एकदम से चौंक जाती है और रुक जाती है जब उसे एक खेलती हुई बच्ची का गाना सुनाई देता है। जब ब्लड जेड नजर आएगा हर एक झोंपड़ी पर आसमानी बिजली गिरेगी, जब ब्लड जेड नजर आएगा मछलियां इंसानों को खाएंगी, पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। जो तुरंत उस बच्ची को रोक कर चिल्लाकर पूछता है तुम्हें ये गाना किसने सिखाया, बताओ मुझे। बच्ची डर जाती है और रोते हुए कहती है तुम बुरे हो, तुम बहुत ही बुरे हो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी, तुम एक नंबर के गुस्सेल और बदसूरत हो। ये गुस्सेल और बदसूरत वाली बात सीधा यू के दिल में तीर की तरह लगती है। शन कहता है प्यारी सी छोटी सी बच्ची अगर तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें ये गाना किसने सिखाया है तो मैं तुम्हें कैंडी दिलवाऊंगा। पर शन की रिश्वत वाली योजना भी फेल रहती है। वो बच्ची चिढ़कर कहती है मेरी मम्मा कहती हैं अगर कोई अचानक से तुमसे बहुत ही अच्छा व्यवहार करने लग जाए मतलब उसे तुमसे कुछ न कुछ चाहिए, और ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं लगते। बेचारे शन की हालत भी खस्ता हो जाती है। मुस्कुराकर बच्ची के सर को सहलाते हुए सी कहती है तुम्हारी आवाज बहुत ही प्यारी है, कितना अच्छा गाना गाती हो, वैसे तुम मुझे बता सकती हो ये गाना तुम्हें किसने सिखाया है? बच्ची पूरी तरह से प्रभावित होकर कहती है तुम कितने खूबसूरत हो, मुझे यही रास्ते पर एक लड़की मिली थी, उसने मुझे ये गाना सिखाया, उसने अपना चेहरा ढका हुआ था इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। एक लड़की जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था, ये बात सुनते ही यू के मन में सीधा सी की तस्वीर आती है और वो मन में कहता है कि ये सब अफवाहें वही लड़की फैला रही है, क्या वो हमारे देश को बर्बाद करना चाहती है? शाम के समय यू सी से कहता है आप बहुत ज्यादा थक गए होंगे, आपने बहुत मेहनत की है, आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। सी कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं थका।
नहीं, आपका चेहरा मुझे साफ तौर पर बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हो। आज रात का खाना आपके लिए मैं बनाऊंगा। वैसे यूं तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे घर पर जाकर सी ने खुद खाना बनाकर खाना था। दासियां काहे के लिए हैं? सी मन में कहती है, यूं मोरंग मेरे लिए खाना बनाने वाला है, कहीं इसका मुझे जहर देकर मारने का इरादा तो नहीं? शन कहता है, मैं भी आपके हाथ के खाने का स्वाद चखना चाहूंगा। लो जी, मुफ्त खोर कबाब में हड्डी। यूं ने खाना बनाकर सामने रख दिया है, साथ में हाथ में कड़छी पकड़ी है, सबूत के तौर पर कि खाना उसी ने बनाया है। शन कहता है, अरे ये तो देखने से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सी मन में कहती है, इसने सच में बना दिया। पहले मुझे पता लगाना होगा कि इसमें जहर है कि नहीं। शन कहता है, जिस तरह किसी भी जानवर को पकाने से पहले उसको अच्छी तरह काट कर देखना पड़ता है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं, कहीं उसका कोई अंदरूनी अंग खराब तो नहीं, उसी तरह से मैं हर एक लाश को काट कर देखता हूँ। इतने में सी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, श्रीमान शन, कृपया खाने के समय लाशों की बात मत करो। ये बात यू को फिर से बहुत बुरी लगती है। वो तुरंत आकर सी को पीछे से पकड़कर कहता है, खाने का समय हो गया है। सी कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं। तो यू उसके सामने नवाला करते हुए कहता है, आप इसे नहीं खाना चाहते, कैसा रहेगा अगर मैं आपको खिलाऊं? सी कहती है, आप परेशान मत होइए, मैं खुद से खा लूंगा। इतने में जोरदार लात मारकर दरवाजा खोलते हुए एक ड्रामेबाज एंट्री के साथ चिल्लाते हुए दुनरू कहती है, युवराज, क्या आपका मेरे अंकल के साथ कोई चक्कर चल रहा है? आप ऐसा नहीं कर सकते। और दुनरू की इसी एंट्री के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।